एमए हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी ज़िंदगी और ज़ौक़ पर आज 10वां व्याख्यान यानी अंतिम व्याख्यान होगा। हम कहानी के निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे, बचा हुआ हिस्सा जान सकेंगे। कहानी के बारे में अब तक आप परिचित हो गए हैं। कहानीकार के परिचय के बाद कहानी मुख्यतः भिखारी पर आधारित है। विविध रूप कहानी में भिखारी के दिखाई देते हैं। नायक का नाम रजुआ वह किस तरह बेगारी करता है, मार खाता है और वह भिखारी का साथ पाकर के उसे खो देता है। खास पात्रों के बारे में जान चुके हैं और अब बचा हुआ संदर्भ सहित व्याख्या हम देखेंगे। हम यहाँ थे, आधा संदर्भ आधा व्याख्यान गद्यांश का इस तरह था और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसे भीख न मांगनी पड़े और उसे भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें दोष उसका नहीं, चूँकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। कहने का मतलब ये है कि पिछली बार जब हमने देखा आदत व्यक्ति में होती है, अच्छी या बुरी, वो भिखारी हो या घर वाला हो या मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का, कोई न कोई आदत उसकी ज़िंदगी को चलाती है। इस भिखारी की आदत या स्वभाव जिसे कहें, वह मांग कर खाता है या फिर मांगना भी नहीं चाहता और मांगना भी पड़े तो उसमें उसे किसी तरह का दोष कम से कम उसका नहीं होगा, चूँकि वह मरना न चाहता था। ये कथावाचक का एक तरह का निष्कर्ष निकल के आता है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। ये अपवाद है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लिया करते हैं दबाव में, मानसिक दबाव में, लेकिन रजुआ जिसके जीने का कोई आधार नहीं है, मकसद नहीं है और लोगों से पिटता रहता है, दूसरे के घरों में रहता है, फिर भी वह जी रहा है और यहाँ तक कि जोंकी की तरह जिंदगी से चिपटा हुआ है या जिंदगी उससे चिपटी हुई है। इसलिए कहा गया है कि वो मानापमान से परे हो जाता। वाचक को ये ठीक नहीं लगता, इस नाते वाचक द्वारा उक्त कथन कहा गया है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कहानी का शीर्षक जिंदगी और ज़ौक़, सारी कहानी पढ़ने के बाद ये शीर्षक क्या उचित लगता है। शीर्षक कहानी की आत्मा होता है, कहानी की पहचान का एक तरह से सारांश उसमें यह कहानी क्या है इसका एहसास शीर्षक करा देता है पाठक को। कई बार शीर्षक ही कहानी को पढ़ने के लिए या न पढ़ने के लिए पाठक को एक अवसर देता है। कई बार इस तरह से रोचक हो जाता है शीर्षक जिंदगी और ज़ौक़। वैसे इस शीर्षक से भी लग रहा है जिंदगी संघर्षमय होती है, जिंदगी आसानी से नहीं, बहुत संघर्ष के बाद आगे बढ़ती है। उस जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और रजुआ जैसे जोंक की तरह चिपटे होते हैं। अंतिम शब्द है कहानी में जब वाचक ये देखता है कि ये क्यों कर जी रहा है। उसके शब्द देखिए, उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी, वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका, वह तय नहीं कर पाया।
यहाँ आकर के पाठक मजबूर हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कथावाचक पूरी कहानी में रजुआ को देखता है, बीच में संवाद भी करता है और कुछ चंद शब्द, और ये कहें कि चरम अवस्था जब आती है, खास घटनाएं जब भी होती है रजुआ के साथ जो भी घटता है, तब तब कथावाचक वहाँ होता है। आप याद करिए, जब कहानी की शुरुआत होती है, जब वो पिट रहा होता है, काशीनाथ बाबू, शिवनाथ बाबू जब उसे पीट रहे होते हैं चोरी का इल्जाम लगा करके, तब भी कथावाचक वहाँ होता है और महसूस करता है जैसे कोई कैमरा लगा दिया गया हो, और सिर्फ महसूस करता है या दिखाता है कि देखिए लोग क्या क्या नहीं करते एक झूठ के सहारे या तथ्य जाने बिना। एक मुजरिम जो नहीं है उसको मुजरिम करार दिया जाता है, जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे पूरा दंड दिया जाता है और फिर चुपके से बच लिया जाता है। जब वह भिखारीन के साथ होता है तब वाचक वहाँ होता है, तो वाचक बराबर देख रहा है और खास खास घटना जब भी होती है वो वहाँ होता है, उसके साथ होता है, उससे संवाद करता है। और जब मरने की सूचना आती है तब वो गांव का लड़का गांव में किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ उसी के पास आता है। शिवनाथ बाबू जो पीटता है उसके पास जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जा ही नहीं सकता था वो भी, और वो लड़का भी, वो लड़का उनके पास भेजा जाता है। कहा कि गांव में ये सूचना दे दी जाए, इतना लिख दिया जाए कि गोपाल मर गया है। और कुछ देर बाद रात के अंधेरे में कथावाचक देखता है कि रजुआ नहीं, रजुआ तो मर गया, ये उसका भूत चला आ रहा है, रजुआ का कंकाल चला आ रहा है। तब रजुआ बोलता है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि उसे पता था कि मरने की सूचना भी उसने दी थी, इसलिए देखने वाला उसे भूत समझ सकता है। और वो रात के अंधेरे में सबसे पहले कथावाचक के पास ही आता है। तो कहता है कि फिर वो लड़का, यानी वो कार्ड, यानी वो झूठ मरने की, बोला कि वो मेरे सिर पर कौवा बैठ गया था, और कौवा बैठने का मतलब है कि उस आदमी की मौत सुनिश्चित है। अगर ये टोटका कर दिया जाए, ये झूठी अफवाह फैला दी जाए कि वो मर गया है, तो फिर वो टोटके से वो दुर्घटना जो होने वाली है उससे बचा जा सकता है। और यही होता है कि रजुआ जिंदा है। कथावाचक इस बात को लेकर के परेशान और हैरान है कि ये व्यक्ति, अब देखिए, जोंक की तरह चिमटा था, लेकिन जोंक वह था या जिंदगी का खून चूस रहा था, या जिंदगी उसका, यानी वो जिंदगी का भी खून चूस रहा था। ये विरोधाभास वाक्य में है, लेकिन जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ दिखाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं सोचने पर। तो हम समझ सकते हैं कहानी का जो शीर्षक है जिंदगी और झोंक, सार्थक है कि एक रजुआ जिसका कोई घर नहीं है, घर भी था जहाँ, वहाँ से वो भाग आता है, घर वाले सब मर जाते हैं, कोई सहारा नहीं, अनाथ हो जाता है, एक नए गांव में आकर के डेरा डालता है, और ज़िंदगी में कोई चांस नहीं जीने का, कोई मकसद नहीं, कोई सुख नहीं, खाने का कोई अवसर नहीं, मजदूरी नहीं कर पाता है, मांगता है, मांगने पर नहीं मिलता तो खंडर में रहने लगता है। वो जिंदगी में जोंक की तरह चिपका हुआ है उसकी। रजुआ की कोई जीवन नहीं है, जैसे जोंक जैसे चिपक जाती है किसी के शरीर पर और खून चूसती रहती है, कुछ वैसे ही वो जिंदगी से चिपका हुआ था। जिंदगी में इतना कुछ भी नहीं था,